नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जहां 8वीं कक्षा के एक साधारण से सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को एक शानदार और विस्तृत चर्चा में बदल दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि इतिहास केवल गुजरा हुआ कल नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक कथाएं कैसे गढ़ी जाती हैं, उनके पीछे के मिथक क्या होते हैं और कैसे उन्हें तोड़ा जाता है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। अब अगर हम इतिहास के बारे में गहराई से सोचें तो सच में ये है क्या? ये सिर्फ पुरानी तारीखें या रटे रटाए नाम तो नहीं है। किताब का ये एक हिस्सा कहता है कि इतिहास निश्चित रूप से समय के साथ होने वाले बदलावों के बारे में है। ये इस बारे में है कि पहले चीजें कैसी थीं और अब उनमें क्या बदलाव आ गए हैं। यहाँ सबसे मजेदार बात ये पहले और बाद का विचार है। इतिहास कोई रुकी हुई या ठहरी हुई चीज नहीं है। ये लगातार चलने वाले बदलावों की एक बहुत ही जीवंत प्रक्रिया है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, सहमति का भ्रम, कला और नक्शे सत्ता के औजार के रूप में। काफी भारी भरकम शीर्षक लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। बात है 1782 की। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रिनेल को एक बहुत जरूरी काम सौंपा, हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करना। अब आप शायद सोचें कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उस वक्त नक्शा बनाना महज दिशाओं या रास्तों की जानकारी के लिए नहीं होता था। ये एक तरह से किसी नए इलाके पर अपना दबदबा और कब्जा जमाने की एक बहुत ही सोची समझी और अहम रणनीति हुआ करती थी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रेनल के उस पहले नक्शे के मुख्य पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि कुछ ब्राह्मण बिल्कुल अपनी मर्जी से खुशी खुशी अपने सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी शास्त्र ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। मतलब इसे जानबूझकर ऐसा दर्शाया गया जैसे भारतीय खुद अंग्रेजों के पास जाकर कह रहे हों कि आइए हमारी संस्कृति की रक्षा कीजिए। क्या कमाल का मिथक गढ़ा गया था, है ना? ऐसा जताने की पूरी कोशिश की गई कि मानो अंग्रेजों की ये जीत किसी ताकत या जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण और हमारी खुद की सहमति से हुई हो। लेकिन जरा रुकिए, इस बनाई गई खूबसूरत कलात्मक कहानी की असली जमीनी हकीकत क्या थी? 1790 में पूना दरबार की एक ऐतिहासिक झलक हमें असली सच्चाई बताती है, जहां एक ब्रिटिश रेजिडेंट एक कूटनीतिक संधि कर रहा है। ये बात उस शांतिपूर्ण और खुशी खुशी समर्पण वाले झूठ को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। ये हमें दिखाती है कि साम्राज्य असल में कैसे बन रहे थे, कूटनीतिक दबाव, संधियों और शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। और बस यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, साम्राज्य की असली सच्चाई, समर्पण के उस बनाए गए मिथक से बहुत दूर। अगर हम ध्यान दें तो इतिहास की किताबों के कुछ अध्याय खुद ही अलग कहानी चीख चीख कर कहते हैं, जैसे व्यापार से साम्राज्य तक, ग्रामीण इलाकों पर शासन करना, आदिवासी और स्वर्ण युग की कल्पना, 1857 की बगावत और फिर देशियों को सभ्य बनाना। ये सिर्फ किताबों के नाम नहीं हैं, ये हमें साफ साफ बताते हैं कि जो कहानी हमें शांतिपूर्ण बताई गई थी, असल में वो जमीन पर कब्जा करने, आदिवासियों के कड़े संघर्ष और एक बहुत बड़े जन विद्रोह का जीता जागता इतिहास है। ये किसी भी तरह से समर्पण का नहीं, बल्कि जबरदस्त बगावत का इतिहास है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक कड़ी में पिरोएं तो देखिए तस्वीर कितनी साफ हो जाती है। 1782 में वो पहला नक्शा बनता है, फिर 1790 में पूना की संधि होती है, उसके बाद आता है 1857 जब जनता असल में बगावत कर देती है, फिर 1870 के दशक में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आकार लेने लगता है और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद 1947 में आज़ादी। तो बात यह है कि इतिहास कभी भी शांति से सर झुकाकर मान लेने वालों की कहानी नहीं होता। ये तो लगातार चलने वाले संघर्ष और बदलाव की एक बहुत ही सशक्त कहानी है। खैर, जब इतिहास इतना बदलता रहा है तो उसे पढ़ाने और समझने का तरीका भी तो बदलना चाहिए, है ना? यही हमारा अगला विषय है, शिक्षा पर पुनर्विचार, आधुनिक शिक्षण के बदलते तरीके। दिलचस्प बात तो ये है कि आज खुद शिक्षा व्यवस्था भी इस बदलाव की जरूरत को मानती है। किताबों की प्रस्तावना में ही यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर हम सिर्फ एक तयशुदा किताब को ही परीक्षा और ज्ञान का इकलौता आधार मान लेंगे तो हम सीखने के बाकी सारे जरूरी संसाधनों और रास्तों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे। ये उन पुराने रटे रटाए शिक्षण तरीकों पर एक बहुत गहरी चोट है जो बच्चों पर सिर्फ और सिर्फ बेवजह का दबाव बनाते हैं। तो फिर सही दिशा क्या है? एक तरफ तो वो पुरानी सोच है
रट्टा मारना और ज्ञान को स्कूल की चारदीवारी और कठोर सीमाओं में बांध कर रखना। और दूसरी तरफ है आज का नया नजरिया, एक ऐसा तरीका जो पूरी तरह से बच्चों पर केंद्रित है, जो उनकी स्कूली पढ़ाई को असल जिंदगी से जोड़ता है, उनके घर और समाज से जोड़ता है। सच कहूं तो ये एक बेहद आवश्यक और ताज़ा बदलाव है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव जमीन पर कैसे उतरेगा। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम तय किए गए हैं। सबसे पहले तो इस रटने वाली आदत को जड़ से खत्म करना होगा। दूसरा, बच्चों को खुद सोचने समझने के लिए पूरी आज़ादी, समय और सही माहौल देना। तीसरा, उन्हें सिर्फ चुपचाप जानकारी बटोरने वाला दर्शक नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा बनाना। और आखिर में उनके अंदर की रचनात्मकता और पहल करने की क्षमता को जगाना। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हमारे बच्चे पुरानी बातों को दोहराने के बजाय खुद नया ज्ञान उत्पन्न कर सकें। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात या आसानी से तो होता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी व्यवहारिक और प्रैक्टिकल शिक्षा की बात उठी है, तो उसकी शुरुआत में हमेशा कड़ी आलोचना हुई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था, जब भी कोई नया विचार आता है या पुरानी स्थापित कहानियां बदलती हैं, तो पुरानी सोच हमेशा शुरुआत में उसका विरोध करती ही है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? अगर ये सच है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं और समय के साथ साथ कथाएं और आख्यान गढ़े और तोड़े जाते हैं, तो ज़रा सोचिए, जो आज हमारा वर्तमान है, आने वाली पीढ़ियाँ उसे इतिहास के पन्नों में कैसे पढ़ेंगी? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई भी कहानी कभी स्थायी नहीं होती। नज़रिया बदलता रहता है और सीखने और सवाल पूछने की ये खूबसूरत यात्रा हमेशा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।